आज हम लोग करने वाले हैं 2023 का मॉडल सेट करने वाले हैं, जो 2023 में आया है। कल ये मॉडल सेट आया है, आज आप लोग के लिए ये इसका सॉल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं कि साहब इस मॉडल सेट में बेटा फिर से आपको 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, 20 क्वेश्चन 2 नंबरिया मिलने वाले हैं और 6 क्वेश्चन आपको 5 नंबरिया मिलने वाले हैं। ओवरऑल जो हमने देखा है फिजिक्स का मॉडल सेट जो आया है वो ठीक है, बहुत लोअर लेवल पे भी नहीं है और बहुत हायर लेवल पे भी नहीं है, मतलब मॉडरेटेड क्वेश्चन है इसमें। आइए बेटा हम लोग मॉडल सेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। आइए 3 घंटे का टाइम मिलेगा बेटा, इस 3 घंटे में के टाइम में आपको टोटल साहब क्वेश्चन आपको कर देना है। टोटल 70 में से 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आइए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इनमें से कौन सा होता है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो साहब इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, मतलब 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है बेटा, यहां ध्यान पूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य, इसका मतलब कहता है क्या कि साहब वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। तो सर इसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होगा W बराबर होगा PE × 1 - cos थीटा। और यहां पर डाइपोल मूवमेंट को किससे दिखाया है, M से, असल में इसको P से दिखाना चाहिए। तो यहां पर आंसर आ जाएगा PE cos थीटा। सभी जगह M की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा P, या तो प्रिंट मिस्टेक होगा। तो साहब ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, PE × 1 - cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर घूमते हैं। कह रहे क्या कि किसी माध्यम का आपेक्ष परावैद्युत एप्सिलॉन r होता है, ठीक है। अब कह रहे क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज, तो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है बेटा, ε/ε0। क्या होता है बेटा, ε/ε0 होता है। एकदम बेटा ये सब क्वेश्चंस बड़ा आसान से क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिया होगा और इनमें भी आपको जानते भी होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है, मतलब द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर। कंडेंसर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समानांतर क्रम संयोजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर में क्या सेम होता है बेटा, चार्ज, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी। तो हमेशा साहब उस समानांतर प्लेट में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेटा क्या होगा बेटा, आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। करें कि एक तार का प्रतिरोध R है और इसको खींचकर इसका व्यास आधा कर दिया गया है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब इंग्लिश में ऑप्शन पढ़िए बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग, मतलब खींचकर स्ट्रेचिंग, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स। तो वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो सर इसकी रेजिस्टेंस 4R हो जाएगी, 16R हो जाएगी, 4R नहीं होगा बेटा। बहुत सारे लोग आपको 4R कराएंगे, उन सब चीजों से बच के रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए आता है कि सर वायु में रखे गोलीय चालक की संधारिता समानुपाती होती है किसके, मतलब द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर प्रोपोर्शनल टू। तो हवा में रखा गया है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = 4πε0 × R। तो साहब किसके आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो किसके समानुपाती होगा बेटा, रेडियस के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समभावी होगा, समविभवी होगा, मतलब इंग्लिश में पढ़िए बेटा, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, मतलब एक विद्युतीय क्षेत्र जो कहां पे है बेटा, x एक्सिस में है, देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, तो समविभव पृष्ठ किधर की ओर होगा, तो समविभव पृष्ठ क्या होगा कि जिधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसके परपेंडिकुलर में होता है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में कौन सा होगा बेटा, वाईजेड प्लेन। कौन सा होगा बेटा, वाईजेड तल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युतशीलता का मतलब होता है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब हो गया ε0। तो साहब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। और यहां से साहब ε0 का जब डायमेंशन निकालिएगा तो उसका जो फॉर्मूला आएगा, वो जो वैल्यू आएगी, कूलम में स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। तो साहब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से ε0 निकाल लीजिएगा, इसका यूनिट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता है बेटा कि साहब
मीटर सेतु की तार बनी होती है। मतलब वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ, कि साहब मीटर ब्रिज का तार किससे बना होता है? तो याद करके रखना है बेटा कि साहब ये मैग्नीन से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? मैग्नीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता m है के बीच में संबंध क्या होगा? द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है बेटा, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई कोई वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? मतलब साहब दो पैरेलल ऐसे मिरर रखे गए हैं और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो साहब कितने इमेजेस उसके बनेंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं बेटा वो कितने बनते हैं? इन्फिनिटी बनते हैं, अनंत बनते हैं। कितने बनेंगे? इन्फिनिटी मतलब अनंत बनेंगे। इन्फिनिटी मतलब अनंत बनेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए कह रहा है क्या कि द गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है, तो अनुदैर्घ्य आवर्धन क्या होगा? तो कह रहे हैं क्या कि इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज m देन द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? m स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 कि अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्घ्य λ1 λ2 है तो स्नेल्स का नियम क्या होगा? मतलब इफ द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन टू मीडियम आर λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली देन द स्नेल्स लॉ विल बी। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा? तो sin i by sin r इज इक्वल्स टू λ1 by λ2। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। sin i by sin r इज इक्वल्स टू λ1 by λ2। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। 14 पे अगर हम लोग मूव करेंगे तो कह रहा है क्या कि किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकदार होता है? तो मतलब द एयर बबल इनसाइड द वाटर साइंस ड्यू टू, क्यों चमकदार होता है? तो ड्यू टू साहब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको क्या करेगा बेटा? दिखाई देगा। करे क्या कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस क्या होगा? तो कह रहे क्या कि टू कन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट, मतलब दो लेंस को क्या किया गया बेटा? दो कौन सा लेंस को? कन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया गया? कंबाइंड ऐसे कर दिया गया है। तो कह रहा है क्या कि साहब जो नया लेंस बनेगा वो कैसा होगा? तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो कंबाइंड लेंस भी बनेगा, तो वो भी कैसा बेटा? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस ही बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। कहता है क्या कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा होता है? मतलब व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म विच कलर, फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म विल बी मैक्सिमम, किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी कलर का। मतलब किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है बेटा? तो बैगनी मतलब वॉयलेट कलर का डेविएशन आपका क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंगे आर त्रिज्या वाला संधारित्र की धारिता क्या होगी? मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विल बी। तो करे क्या कि साहब कोई भी चालक है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है, तो करे उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? तो उसकी कैपेसिटेंस होती है सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। बहुत सारे लोग बेटा ऑप्शन नंबर ए यहां पर टिक मरवा देगा, एकदम गलत बाबू। यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा सही नहीं है बेटा, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसमें नॉन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो ए बोल रहे हैं, बी बोलेंगे, सी बोलेंगे, अगर कोई भी ऑप्शन अगर आप देते हैं तो गलत होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पर निर्भर करता ही नहीं है बेटा। किसी भी कैपेसिटर कैपेसिटेंस चार्ज पर निर्भर नहीं करता, और यहां पर दिया हुआ है चार्ज। तो सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए आता है कि विद्युतीय द्रुतध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा? तो कह रहे हैं क्या कि इसका अनुपात कितना होगा बेटा? तो 2:1 होगा। कितना होगा बेटा? 2:1। 2 kp अपॉन आर क्यू, और ये होता है kp अपॉन आर क्यू, तो साहब 2:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा हम लोग। कहता है क्या कि आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। मतलब इंग्लिश में देखिए बेटा, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर इज लॉस ऑफ। तो जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो किसका लॉस होता है बेटा? तो चार्ज उस वायर से फ्लो करती है तो वहां पर रेसिस्टेंस के कारण उसकी एनर्जी का लॉस होता है, उसका ऊर्जा का मान लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए आता है कि समानांतर प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा बेटा? तो अनुपात होगा यहां पर n का स्क्वायर। मतलब
क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश में एन रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एन स्क्वायर, यह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे कि जब एक द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ होता है तो बंद सतह से विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो साहब डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा बेटा? 0, इसलिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0, इसलिए टोटल फ्लक्स का मान यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं। 22 कहता है क्या कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतर सुग्राही होता है जब विक्षेपण कोण का मान होता है, मतलब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव। मैक्सिमम सेंसिटिव कब होगा? व्हेन डिफ्लेक्शन एंगल इज, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए बेटा? तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा यहां पर 0 डिग्री पर, वो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? सबसे मैक्सिमम होती है। कभी भी 45 डिग्री नहीं होगा, π/4 नहीं होगा बेटा, बहुत लोग π/4 कर देंगे, नहीं। कहता है क्या कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? मतलब द पावर फैक्टर ऑफ द चोक कॉइल इज, चोक कॉइल का पावर फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए, है ना। करीब करीब 0 होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है बेटा। ठीक है बाबू, वीडियो को एकदम लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, एकदम लाइक करते जाइए बेटा, शेयर करते जाइए, सभी लोग तक पहुंचाइए। नेक्स्ट आते हैं बेटा एकदम क्वेश्चन नंबर 24 पर कि समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, मतलब अ चार्ज इज मूविंग यूनिफॉर्म विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल प्रोड्यूस। तो एक समान वेलोसिटी से अगर चलेगा तो उसके साथ बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसके साथ क्या होगा बेटा? विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यही चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर आते हैं। 25 कहता है क्या कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला, मतलब गोल्डन होता है, सुनहला है, तो इसका सहिष्णुता होगी, मतलब द लास्ट बैंड ऑफ द एंड ऑफ द कार्बन रेसिस्टर इज गोल्डन देन द टॉलरेंस विल बी। तो इसकी टॉलरेंस कितनी होगी? तो इसकी टॉलरेंस होती है बेटा, गोल्डन का टॉलरेंस होता है 5%। कितना होता है बेटा? 5%। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे मतलब होता है कि सर एक मोल में जितने चार्ज होते हैं उसी को हम लोग फैराडे बोलते हैं। तो कूलम्ब पर मोल इज द राइट आंसर। कूलम्ब पर मोल, कूलम्ब पर मोल, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या कि शक्ति धारा का परिपथ होगा, शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होगा? मतलब सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी। तो वाटलेस करंट किसे कहते हैं? तो जिसका पावर फैक्टर क्या हो बेटा? 0 हो। तो पावर फैक्टर किसका 0 होगा? तो प्योरली इंडक्टिव का पावर फैक्टर 0 होगा, प्योरली कैपेसिटी का पावर फैक्टर 0 होगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन में क्या है कि यहां पर ए और बी कह दिया है, इसलिए साहब इसमें से कोई सही नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत होगा, इसलिए ऑप्शन बी और सी यहां पर गलत है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 28 हम लोग आते हैं। कहते हैं क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या होगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साहब इसमें कोई भी कालांतर नहीं होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो ये फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा? 0 डिग्री होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए आता है बेटा कि यदि क्वेश्चन नंबर 29, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखे जाए तो समतुल्य फोकस दूरी होगी। कितनी होगी बेटा? मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए कि टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ f प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस विल बी। मतलब दो लेंस जिनका फोकल लेंथ क्या है? सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा बेटा? तो वो हो जाएगा f/2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए, उसके सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि द अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, मतलब करिया से पेंट कर दिया गया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट विल बी। तो सर इमेज के साइज वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट होगी, तो उसकी तीव्रता की मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है, इंटेंसिटी हमारी घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग जाते हैं। तो साहब ये याद करने वाला चीज है आपको, कह रहे हैं क्या कि सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। कितना होता है बेटा? आपको याद होना चाहिए, कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, मतलब द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, तो साहब एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो E बराबर होता है H इंटू म्यू, या मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, या एनर्जी बराबर होता है E बराबर SC अपॉन लैम्डा। तो या तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा, नहीं तो वेवलेंथ पर निर्भर करेगा, या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है अल्फा कण क्या है, तो हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कण, मतलब अल्फा पार्टिकल इज, तो हीलियम न्यूक्लियस हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि पीएन ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर इज, पीएन जंक्शन में कितने ट्रांजिस्टर होंगे, तो कहता है सर पीएन जंक्शन में 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, 2, इसलिए साहब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34 के बाद हम लोग आते हैं बेटा 35 की ओर, तो ट्रांजिस्टर में धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या है, अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है बेटा, मतलब द रिलेशन बिटवीन द करंट फैक्टर अल्फा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अल्फा को बोलते हैं इमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और बीटा को बोलते हैं बेटा बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अल्फा और बीटा में जो रिलेशन होता है बेटा कि अल्फा बराबर बीटा बाई बीटा प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसका नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि साहब पूरे डीप में 70 सवाल के सॉल्यूशन आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो साहब आगे की वीडियो के लिए साहब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, उस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, बाकी का 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।